Dear aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 5, in which we have a topic ology. Ology is a word root that means a science or branch of knowledge or a branch of learning. This is a bilingual lecture in which we will speak English and Hindi as well. इस लेक्चर में एक बार फिर हम आपके सामने हैं और हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ साइंस को, जिसमें हम ओलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स ऑफ साइंस हम जानते हैं, उनकी स्टडी हम करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इस तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ लेक्चर बेस्ड ऑन वोकेबलरी को देखने के लिए और समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को. और अगर ये लेक्चर्स आपको समझ आते हैं और पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. आइए शुरू करते हैं. हम अपने पहली ब्रांच ऑफ साइंस, जिसको एपिडेमियोलॉजी के नाम से हम जानते हैं. ये एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एपिडेमिक्स की. अब एपिडेमिक्स, जिसको आप पैंडेमिक्स के नाम से भी जानते हैं, वही यहाँ पर स्टडी किया जाता है. यहाँ पर न सिर्फ हम यहाँ साइंस के बारे में बता रहे हैं, बल्कि हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे आप इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे. जहाँ तक प्रोनाउंसिएशन की बात है, आप इस वर्ड को इतने पार्ट्स में तोड़ करके आप जोड़ेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन आएगा. EPIDEMIOLOGY प्रोनाउंसिएशन है एपिडेमियोलॉजी. एपिडेमियोलॉजी के अंदर जब आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं डिटेक्शन ऑफ द सोर्स एंड कॉज और कॉजेज ऑफ एपिडेमिक्स. यानी आप पहचानते हैं कि एपिडेमिक्स के जो सोर्स हैं वे क्या हैं और किन कारणों से वह फैला है. अर्थात एपिडेमिक्स का स्रोत क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन सी बातें ऐसी रहीं जो इसके फैलाने में सहायक रहीं. तो एपिडेमिक्स प्लस ओलॉजी तो हो गया एपिडेमियोलॉजी. तो इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट ऑफ साइंस है, दूसरा ब्रांच ऑफ साइंस है टेराटोलॉजी. इसकी स्पेलिंग है TERATOLOGY. टेराटोलॉजी, जिसको हम ब्रांच ऑफ साइंस के रूप में जानते हैं, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ ड्यूरिंग द फीटल और अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज के अंदर हम स्टडी करते हैं. और जो भी कुछ यहाँ पर ये मेंशन है, एक्चुअली ये उस फीटस से रिलेटेड है जो एम्ब्रियो में होता है. इसके अंदर हम उन बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ अलग दिखाने वाला होता है. इसको हम लिटरेरी क्रिटिकल टर्म्स में कह सकते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जिसके अंदर कुछ मिथिकल क्रीचर्स हों. मिथिकल क्रीचर्स किन्हें कहते हैं? मिथिकल क्रीचर्स कहते हैं जैसे कि मान लीजिए फीनिक्स की बात आप करें, जैसे कि आप यूनिकॉर्न की बात करें, तो ये सब मिथिकल क्रीचर्स हैं. इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजुअल क्रीचर्स होता है. जैसे कि घोड़ा जिसके सिर पर सींग हो, इस तरह के क्रीचर्स. तो यहाँ पर हम जो इस ब्रांच सेकंड जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे टेराटोलॉजी, तो इस टेराटोलॉजी के अंदर हम बर्थ के जो डिफेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी की नाक लंबी है तो वह अजीब सा दिखाई देता है. किसी के कोई एक जो बॉडी का पार्ट है, जो जैसे मान लीजिए कि एक हाथ एक्स्ट्रा है या लेग्स उसकी एक्स्ट्रा हैं या फिंगर्स का साइज़ कुछ और है, तो इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं या बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, उसको हम टेराटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस तरह के अंग कुछ बढ़ जाते हैं तो वह हमारे शरीर को एक अलग तरह का लुक देते हैं. अलग तरह का लुक, जैसे मान लीजिए कि अगर नाक बढ़ जाती है या शरीर का कोई अकेला अंग बढ़ जाता है या कोई अंग एक फालतू हो जाता है, तो वह एक अजीब सी शक्ल देने वाला होता है. इस वजह से
इसको हम यहाँ पर मोनास्ट्रोसिटीज़ और एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो जब कुछ भी मान लीजिए कि नाक या कोई भी अंग बड़ा हो गया या कोई आँख बड़ी हो गई तो वह मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉन्स्ट्रोसिटीज़ मीन्स कुछ ऐसा शक्ल और सूरत बन जाती है कि वह कोई राक्षस या अजीब तरह के क्रीचर की तरह लगने लगता है। तो इस तरह से इस साइंस की ब्रांच को हम कहेंगे टेरेटोलॉजी। अब इसे याद कैसे करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर नाक का वर्णन कई बार किया है। तो अगर किसी व्यक्ति की नाक लंबी हो जाती है तो वह कैसा दिखेगा, पैरट के जैसा। तो उसकी नाक कैसी हो जाएगी, पैरट। तो ये जो टेरेटोलॉजी है ये पैरट, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है पैरट से मैच खाती है। तो जब हमने ये सीख लिया कि टेरेटोलॉजी के अंदर हम किस ब्रांच ऑफ साइंस में किस बात की स्टडी करते हैं, तो अब हम ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कैसे देर तक याद रहे कि टेरेटोलॉजी के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। तो नाक बड़ी हो जाने पर पैरट जैसे दिखाई देंगे। तो टेरेट और पैरट ये दोनों आपस में सेम साउंड करते हैं, तो हमें याद आ जाएगा कि ये बर्थ डिफेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद हम आते हैं ब्रांच ऑफ साइंस के थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नया वर्ड STEREOLOGY। इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्टेरियोलॉजी। स्टेरियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स यूजुअली ऑब्जर्व 2 डायमेंशनली। मतलब क्या है इसका कहने का, इसका कहने का मतलब यह है कि हम उन प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं जो कि एक्चुअली दिखती तो 2 डायमेंशन वाली हैं, 2 विमाओं वाली हैं, लेकिन उनको हम 3 विमाओं में देखते हैं। अब वे 3 विमाएँ क्या हैं, ये फ़ोटो खींचने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ डिग्रीज चेंज करके हम 2 फ़ोटो खींचते हैं और उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसमें 3 डायमेंशंस नज़र आती हैं। अब 3 डायमेंशन से हमें जोड़ना है कि ये स्टीरियोलॉजी कैसे हम याद रख सकते हैं कि स्टीरियोलॉजी 3 डायमेंशन प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने वाला फील्ड ऑफ साइंस है। तो अब इसको आप अपनी तरह से किसी भी लॉजिक से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तरह से कोई लॉजिक बताएं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि आप कोई स्टीरियो या कोई स्पीकर किसी म्यूज़िक के लिए रखे हुए हैं तो जब तक उसमें 3 डायमेंशंस नहीं होंगी वह स्टैंड नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको याद रह सकता है कि स्टीरियोलॉजी 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी है, और स्पेशली वो जो देखने में 2 डायमेंशनल दिखाई देती हैं। इसके बाद हम आते हैं डॉक्सोलॉजी। डॉक्सोलॉजी जैसा अभी हमने बोला ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हम 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं। डॉक्सोलॉजी। अब ये डॉक्सोलॉजी क्या है, ये डॉक्सोलॉजी एक तरह से हेम है, भजन है, जो कि क्रिश्चियनिटी में यूज़ किया जाता है। एक्चुअली इट इज़ यूज्ड इन द प्रेज टू गॉड। ये गाया जाता है, ये कोरस में भी गाया जाता है, अकेले भी गाया जा सकता है। ये ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की वंदना है, ये ईश्वर की प्रेज में गाया जाने वाला या बोले जाने वाली एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन प्रेज टू गॉड को हमें डॉक्सोलॉजी से रिलेट करना है। अब डॉक्सोलॉजी और प्रेज टू गॉड आप कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे कि ये कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए कुछ भी जोड़ना ज़रूरी है। आप अपनी तरह से कुछ और भी जोड़कर इसे याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो लगता है हमें कि हम इसे याद रख सकते हैं, तो डॉक्टर देवता की मूर्त होता है, तो डॉक्टर से डॉक्सो बना, तो डॉक्सोलॉजी यानी हम डॉक्टर की प्रशंसा करते हैं जो मानव की सेवा करता है, तो वह ईश्वर की प्रशंसा है। तो डॉक्सोलॉजी मीन्स प्रेज टू गॉड। इस तरह से डॉक्टर को गॉड से कनेक्ट करके आप प्रेज से इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5 जो कि है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी क्या है? ऑफियोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी स्नेक्स।
इस ब्रांच के अंदर हम स्नेक्स की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऑफियोलॉजी को हम कैसे स्नेक्स से जोड़ें। ऑफियोलॉजी को आप स्नेक से इस तरह जोड़ सकते हैं। स्नेक पाइथन होता है, पाइथन एक स्पीशीज़ है स्नेक्स की। तो पाइथन, तो इसमें पाइथन का पी है और टी एच का एच है, जो कि पी एच मिल करके एक साथ है, तो पाइथन। तो पी फॉर पाइथन, और पाइथन के अंदर जो टी एच मिलकर था का साउंड देता है तो वो पी के साथ ऐड हो गया है, तो ये हो गया है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, तो ऑफियोलॉजी द स्टडी ऑफ स्नेक्स। आप इसके साथ और भी कोई दूसरी स्पीशीज़ ऑफ स्नेक जोड़ करके इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने ब्रांच ऑफ साइंस नंबर 6 की तरफ और देखते हैं ये क्या है। 6 नंबर पे है फाइटोलॉजी। आप प्रोनाउंसिएशन ब्लू कलर में देख सकते हैं, जो कि जिसके सिलेबल्स अलग अलग ब्रेक किए गए हैं। फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी को अगर आपको याद हो तो कुछ फाइटोप्लैंक्टन से आप रिलेट कर सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन वह ओजी वुड्स है। ओजी वुड्स मीन्स वह मॉइस्चर के अंदर पैदा होने वाली ग्रीनरी है, जिसको आप समुद्र के नीचे आप जो पौधे होते हैं के रूप में जानते हैं। तो फाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पर आपको फाइटो से प्लांट जोड़ना है, तो प्लांट को आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अगर आप बॉटनी के इन पार्ट से वाकिफ़ हैं तो आपको ये याद रखना ज़रूरी होगा। फाइटोप्लैंक्टन से प्लांट्स जुड़ा तो फाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ प्लांट्स हुई। इसके बाद हम एक नई ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर आते हैं, जिसको हम एक्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एक्रोलॉजी, एक्रोलॉजी। तो एक्रोलॉजी क्या है? ये द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स है, जो कि आप पैरासाइट्स के रूप में जान सकते हैं। ये माइट्स क्या होते हैं? ये एक तरह के पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने पिस्सू सुना होगा, जुएं सुनी होंगी, इसी तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट, मान लीजिए बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो किसी बॉडी पर, किसी ऑर्गेनिज्म पर पलते हैं। तो इनकी स्टडी हम एक्रोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि जब ये छोटे छोटे जीव बहुत सारे लाखों में होते हैं तो ये एकड़ और करोड़ों में होते हैं, तो ACAR से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स को हम माइट्स या टिक्स के वर्ड्स के रूप में जानते हैं। तो एकड़ में यानी लाखों होते हैं, इनकी संख्या बहुत होती है। तो एक्रोलॉजी, तो ये एक दो पैदा नहीं होते, ये लाखों की संख्या में पैदा होते हैं। तो ये हुआ एक्रोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स। तो इसी तरह से इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं और दिस इज़ अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम जानते हैं यूरोनोलॉजी। यूरोनोलॉजी ये क्या होती है? ये होती है द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड यूनिवर्स एज अ होल। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? ये सेलेस्टियल बॉडीज़ सारे ग्रह हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ सारे आपके प्लैनेट्स हैं। अब इसे कैसे याद रखेंगे यूरोनोलॉजी? तो आपने यूरेनस नाम का जो ग्रह है आप को याद होगा, तो इस यूरेनस से या इस यूरेनियम से आप जो है रिलेट कर सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को, ग्रहों को। तो इस तरह से URANOLOGY, यूरेनोलॉजी, यूरेनोलॉजी। तो ये हुआ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स प्लैनेट्स or all the planets in the universe. It means the study of the universe as a whole, especially to study planets. And this can be remembered and kept in mind with the help of the word Uranus. Now let's come to the point number 9. Iridology. Iridology. इसको हमने तोड़ा है 5 पार्ट्स में। इरिडोलॉजी, अब ये जो इरिडोलॉजी है ये है द स्टडी ऑफ आइरिस, स्पेशली एज एसोसिएटेड विद अ पेशेंट्स आई। आइरिस जिसको हम पुतली के नाम से जानते हैं, आँख की पुतली है, यह उनसे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में स्टडी कराती है
और उनकी बीमारियों के बारे में हम इस इरिडोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट्स की जो आइज़ हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसीज़ हैं, उसके आधार पर हम कुछ नई चीज़ों को रिसर्च करते हैं और जानते हैं कि ये बीमारी उस पर्टिकुलर पेशेंट की कंडीशन की बेस पर हम पता लगाते हैं कि कैसे डेवलप हुई और कैसे इसका उपचार किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम शॉर्ट में समझें तो ये स्टडी आइरिस की स्टडी है जो कि हम मेडिसिन की फील्ड में करते हैं पेशेंट्स की आइज़ की डिसीज़ को लेकर। तो आइरिस से बना आयरी, और तो आइरिस से आइरिस याद आ जाएगा। ये आई अपने आप में आपकी आइज़ को रिलेट कर सकता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि आइरिडोलॉजी जो है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर आप आइरिस की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 में द ब्रांच ऑफ साइंस विच वी हैव बिफोर अस दैट इज हैप्लॉलॉजी। हैप्लॉलॉजी क्या है? हैप्लॉलॉजी एक्चुअली एक प्रोसेस है डिलीटिंग वन और टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एडसेंट सिलेबल्स इन अ वर्ड। ये पीजीटी, टीजीटी और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हैप्लॉलॉजी क्या है? जब हमारे पास कोई सिलेबल होता है और वह सिलेबल वैसा ही साउंड करता है जैसा कि जस्ट पीछे वाला करता था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहाँ पे LIBRARY, जो हम इसको अपनी तरह से एक बहुत ही सामान्य तौर से जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम इसे ऐसे बोलते हैं उर्दू और हिंदी के अंदाज में लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। अभी जो आर है रा एंड री, तो ये जो आर इसके अंदर 4 सिलेबल्स हैं। एक है आपका लाइब्रेरी। तो हमने क्या करना होता है इसके अंदर डिलीटिंग वन ऑफ द टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एसेंट। आइडेंटिकल मीन्स आर दोनों एक जैसे हैं, एसेंट दोनों बिल्कुल पास पास हैं। तो पहले वाले को हमने डिलीट कर दिया तो हो गया लाइब्रेरी। यानी हमने इस तरह से बोला कि बीच का आर बहुत ही 10% शांत पर चला गया तो हो गया लाइब्रेरी। तो देखने में ही ऐसा लगा, सुनने में ऐसा लगा जैसे लाइब्रेरी लिखा हुआ है। तो इस तरह से 2 आइडेंटिकल एडसेंट सिलेबल्स को रिमूव कर देना स्पोकन लैंग्वेज में so as to create fluency in our spoken, this is called हैप्लॉलॉजी। हैप्लॉलॉजी के अंदर हम 2 एक जैसे दिखने वाले, साउंड करने वाले एसेंट सिलेबल्स में से पहले वाले को कम कर देते हैं। तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ आप देखेंगे लाइब्रेरी, तो र को हमने हटा दिया तो हो गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। तो ये फ्लुएंसी में यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम पॉइंट नंबर 11 पर। पॉइंट नंबर 11 में हमारे पास न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है स्कैटोलॉजी। स्कैटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ एक्सक्रीमेंट ऑफ फीसीज ऑफ इट कैन ऑल्सो बी यूज इन ऑब्सीन लैंग्वेज। व्हाट इज दिस एक्सक्रेटा? व्हाट इज दिस एक्सक्रीमेंट और फीसीज? एक्चुअली जो आप शौच करने की बात करते हैं जिसे हम मल कहते हैं, वह मल की जो स्टडी की जाती है वह स्कैटोलॉजी कहलाती है। स्कैटोलॉजी वहाँ भी यूज़ किया जाता है जब हम किसी अश्लील लैंग्वेज में, अश्लील अंदाज में किसी बात को डिस्क्राइब करते हैं जो कि गाली के जैसी अभद्र भाषा रियलाइज़ कराने वाली होती है, तो वह स्कैटोलॉजी के अंदर की जाने वाली बात कही जा सकती है और ये यूज़ किया जाता है लिटरेचर में। तो लिटरेचर में जब हम कोई भद्दी, गंदी या नंगेपन से रिलेटेड बात करते हैं तो वह स्कैटोलॉजी के अंदर आती है। तो पहला पार्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है फीसीज। फीसीज मीन्स मल। मल मीन्स शौच। जैसे कि किसी भी एनिमल का गोबर होता है वैसे ही मनुष्यों का और दूसरे एनिमल्स का जो शौच होता है, जो गोबर जैसी चीज़ होती है, तो उसकी स्टडी स्कैटोलॉजी के अंदर की जाती है। ये बीमारियों को जानने के लिए भी किया जा सकता है और उन ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और दूसरे रीजन्स को जानने के लिए भी किया जा सकता है।